स्टैंडर्ड 10th साइंस चैप्टर नंबर 10th प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस वीडियो में मैं आपके लिए पाठ के अंतर्गत प्रश्न लेकर आया हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 6 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। वायु यानी हवा में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो यहाँ पर देखिए कि हवा में गमन करती प्रकाश की किरण जल में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि हवा जो है वो विरल माध्यम है और जल जो है वो सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब की ओर झुकेगी। तो याद रखने का कि हवा में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि हवा विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। इसलिए प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है अथवा अभिलंब की ओर मुड़ती है। नंबर 8 प्रकाश वायु में से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी हमें Ng का मान 1.50 दिया है और प्रकाश की किरण हवा में से कांच की प्लेट में प्रवेश कर रही है। यानी कि 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर हमको Ng का मान 1.50 दिया हुआ है और हमें कांच में प्रकाश की चाल यानी कि हमें Vg ज्ञात करना है और हमें निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C का मान दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर मैंने आपको जब निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताया था तो यहाँ पर Ng का मतलब होता है कि दूसरा जो माध्यम है वो निर्वात यानी शून्य अवकाश है या तो हवा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C यानी ऊपर लिखते हैं और माध्यम जो दिया होता है उसमें प्रकाश की चाल को नीचे लिखते हैं। तो सूत्र बनेगा Ng = C/Vg। अब यहाँ पर हमको Vg ज्ञात करना है तो हम क्रॉस कर लेंगे C/Ng। तो Vg यानी कि कांच में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है और Ng यानी कि कांच का अपवर्तनांक हमें 1.50 दिया है। पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 3 की जगह पर 300 हो जाएगा और 10⁸ और बट्टे में हो जाएगा 150। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30।
तो यहाँ पर Vg बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यहाँ पर हमें सवाल के अंदर कांच का अपवर्तनांक दिया था 1.50। हमें प्रकाश की कांच के अंदर चाल ज्ञात करनी थी और निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई थी। तो हम सूत्र लगाएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक का, Ng बराबर C/Vg। हमें Vg ज्ञात करना है तो हमने क्रॉस कर लिया है, तो Vg बराबर C/Ng। अब यहाँ पर Vg बराबर C का मान 3 × 10⁸ बट्टे में 1.50। यहाँ पर हमें पॉइंट हटाया तो ऊपर 300 लिखा है, इंटू 10⁸ बट्टे में 150। 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड उत्तर आएगा। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो सारणी 10.3 में हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और हवा यानी वायु का अपवर्तनांक 1.0003 दिया हुआ है। तो सबसे अधिक कीमत हीरे की दी हुई है और सबसे कम कीमत हवा यानी वायु की दी गई है, इसलिए सबसे अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का होगा और सबसे कम यानी न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व हवा का होगा। तो सारणी 10.3 के अनुसार सबसे अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का होगा और सबसे कम यानी न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व हवा यानी वायु का होगा। प्रश्न नंबर 10, आपको केरोसिन, टारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर सारणी 10.3 में हमको केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 दिया है और टारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 दिया है और जल यानी पानी का अपवर्तनांक हमें 1.33 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे कम अपवर्तनांक पानी का है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक जल में होगी। तो यहाँ पर केरोसिन और टारपीन के तेल और जल में से सबसे अधिक प्रकाश की चाल जल में होगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो वह सबसे विरल माध्यम है, यानी इसकी सबसे पतला माध्यम है, इसलिए उसमें उसकी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। प्रश्न नंबर 11, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक यानी ND कहा जाए डायमंड 2.42 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ND का मतलब कि शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल बट्टे में हीरे में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक 2.42 दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। या तो हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम
विलोम कर दें VD अपॉन C, तो यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर भी विलोम हो जाएगा 1 अपॉन 2.42। अब यहाँ पर VD बराबर 1 अपॉन 2.42 और ये C इसके गुणा में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल का 1/2.42वां भाग होती है। फिर से देखिए, यहाँ पर हमने ND बराबर हमें दिया था 2.42, यहाँ पर ND का मतलब होगा C अपॉन VD। तो एक अभिप्राय हम यहाँ से लिख सकते हैं कि शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है। या तो हम क्या करें, यहाँ पर विलोम कर देवे तो VD ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बट्टे में कुछ नहीं दिया था तो 1 होगा, तो 1 ऊपर जाएगा, 2.42 नीचे आ जाएगा। फिर हम C को क्रॉस में ले जाएंगे तो VD बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 2.42 इंटू C। तो हम लिख सकते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल शून्य अवकाश में प्रकाश की चाल का 1/2.42वां भाग होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। थैंक यू।